जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर सीडीएस एंड एनडीए एग्जामिनेशन, जहां आप मेरे यानी राजीव शर्मा के साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज के हमारे टॉपिक जो है उसमें सबसे पहला पार्ट आता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, इसके बारे में पहले हम थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं एंड देन आफ्टर वील बी गो फॉरवर्ड कि न्यूज क्या है इसके रिलेशन में, ताजा ताजा जो करंट अफेयर्स बना है फ्रेशली वो क्या है। देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो एक इको टैग है। इको टैग का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक इकोलॉजिकल टैग है, एक पहचान है। जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले किसी एक वीडियो में जब करंट अफेयर का डिस्कशन चला है तो जीआई टैग के बारे में बताया है, वैसे ही ये एक इकोलॉजिकल टैग बोला जा सकता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ मरीन एरियाज को, जैसे कि कोई बीचेस हो गए, ओशियन के या सी बीचेस हो गए, राइट, उन्हें दिया जाता है। कुछ वेटलैंड बीचेस हो गए उन्हें दिया जाता है, जैसे कि कोई ओशन से रिलेटेड कोई लगून हो सकता है, लेक हो सकती है, कोई समुद्र तट हो सकता है, कोई समुद्री किनारा हो सकता है। जैसे इंडिया में सदर्न जोन में आप जाते हैं तो गुजरात से लेकर इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट आपको जो बीचेस दिखाई देते हैं, जो समुद्री तट दिखाई देता है, कोस्टल एरिया दिखाई देता है, बेसिकली उन क्षेत्रों को दिया जाता है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिज्म पर्पज एज वेल। वो किसी ना किसी बायोडाइवर्सिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली ये एक ब्लू फ्लैग जो आपके पास एक टैग आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि दुनिया में किसी भी बीच को जब ये टैग दिया जा रहा है, इसका मतलब ये इस बात को सर्टिफाई कर रहा है लोगों के लिए कि अगर आप उस बीच पर जाते हो तो आप सर्टेन पैरामीटर्स उस बीच पर दूसरे बीचेस से अच्छे पाओगे, या उस मरीन एरिया में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स आपको मिलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, आपको जो सिक्योरिटी होगी उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स मिलेंगे, लाइफ गार्ड्स मिलेंगे, आपको मेडिकल इमरजेंसी के केस में फर्स्ट एड का बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी मिलेगा, आपको क्लीन वॉशरूम्स या फिर टॉयलेट्स वहां पर मिलेंगे। बीचेस आपको बहुत सुंदर और बहुत स्वच्छ दिखाई देंगे, वहां वाटर का जो लेवल ऑफ प्योरिटी होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से इंस्पेक्ट किया गया होगा। तो ये एक सर्टिफिकेशन है, एक प्रमाण पत्र है जो सर्टिफाई कर रहा है बीचेस को फॉर द टूरिज्म। बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी देश में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है तो इसका स्टैंडर्ड अपने आप में पूरे वर्ल्ड लेवल पर इतना बेहतर है कि आप जब इसे देखते हैं कि किसी बीच को ये सर्टिफिकेशन मिला है, यू कैन मेक योरसेल्फ अश्योर अबाउट दैट कि हाँ, हम यहाँ पर घूमने जा सकते हैं, टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं, राइट। अब बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप कहेंगे कि सर ये 1985 में शुरू हुआ था। अब सर 1985 में ये कहां से शुरू हुआ था, तो बेसिकली एक फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया जो डेनमार्क नाम के देश में बेस्ड है, जिसने इसे शुरू किया। लेकिन 1985 में जब इसे शुरू किया गया था, 1985 में जब इसे शुरू किया गया था, तो पहली बार ये फ्रांस, यानी कि जो फ्रांस के बीचेस हैं उनको दिया गया है। बेसिकली 2001 तक, यानी कि 2001 तक अगर आप देखोगे तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन सिर्फ उन कंट्रीज के लिए ही जारी किया गया जो कि यूरोप के कंट्रीज में आते हैं, उन बीचेस को नहीं दिया गया जो कि यूरोप के बाहर हैं। लेकिन 2001 के बाद जब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और देखा जाए तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब ये तय किया गया है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यूरोप के बाहर भी किसी कंट्री को किसी और कॉन्टिनेंट में दिया जा सकता है। अगर हम इसी साल की बात करते हैं, क्योंकि हालिया तौर पर इंडिया के दो बीचेस जो कि एक ही डिस्ट्रिक्ट यानी उड़ीसा से आते हैं को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। लेकिन अगर हम इसी साल की बात करते हैं 2025 एंड 26 वाले ईयर के लिए, तो अभी इंडिया को टोटल 13 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस मिल चुके हैं। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने कोस्टल एरियाज के कंजर्वेशन, टूरिज्म फ्रेंडली उन्हें बनाने के लिए, मोर सेफ बनाने के लिए, उनकी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए, वहां क्लीनलीनेस को इंक्रीज करने के लिए, एज वेल एज हमारे जो टूरिज्म एटिकेट्स हैं उनको हम डेवलप करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो ये इंडियन गवर्नमेंट की एक अलर्टनेस को भी शो करता है। तो बेसिकली जो बीचेस हैं जिन्हें रिसेंटली मिला है, ये है उड़ीसा में आने वाला सोनापुर और पुरी। सोनापुर और पुरी जो बीचेस हैं, ये तटवर्ती क्षेत्र हैं, इन्हें मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? क्लीनलीनेस के लिए दिया जाता है, यानी स्वच्छता के लिए दिया जाता है, और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बीचेस जो पर्यावरणीय रूप से सतत विकसित हो रहे हों, जो इको फ्रेंडली हो, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जो
जहां पर ऐसा कुछ ना हो रहा हो जिससे वहां के बीच एनवायरनमेंट को, बीच इकोसिस्टम को क्या हो रहा हो, किसी भी टाइप का कोई हार्म हो रहा हो, कोई लॉस हो रहा हो। तो जब हम इसकी बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए कि जो अभी रिसेंटली उड़ीसा में मिला है, किस किस को, एक सोनापुर को और एक पुरी को, ये ध्यान रखना है, राइट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कौन देता है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, इसे FEE के नाम से जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ये फाउंडेशन एक एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, पर्यावरण से आधारित शिक्षा को लोगों के बीच में फैलाने के लिए, कैसे फैलाई जा सकती है। देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रोपागेट करना है तो बेसिकली आप किसी एनवायरमेंटल साइट पे जाते हैं, किसी नेचुरल साइट पे जाते हो, कोई भी हो सकती है, नॉट ओनली द बीचेस, किसी भी टाइप की हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब आप किसी फॉरेस्ट सफारी के लिए जाते हैं तो फॉरेस्ट सफारी में आप जाएंगे तो आपको बीच बीच में एक बोर्ड, साइन बोर्ड्स टाइप के लगे हुए होते हैं, उनमें जो एनिमल्स होते हैं उनकी पिक्चर्स बनी होती है, उनकी इंफॉर्मेशन भी दिए जाते हैं, और वहां पर कहीं 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 पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी लिखे जाते हैं, दैट हाउ टू बिहेव इन दिस एनवायरनमेंट। तो आपको एक तरीके से वो एजुकेट कर रहा है, राइट। इसी के साथ आपने देखा होगा बहुत सारे जो बेसिकली नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, बीचेस हो गए, या डिफरेंट अदर नेचुरल लोकेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटीज। वहां पर आपने देखा होगा टाइम टू टाइम, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आ जाए, वर्ल्ड अर्थ डे आ जाए, या एनवायरमेंटल वीक यानी पर्यावरणीय सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा हो, तो वहां कुछ क्विज कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, या कुछ ड्रामा कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, या कुछ और अदर एक्टिविटीज को प्लान किया जाता है, सो दैट द पीपल विल बिकम अवेयर अबाउट दिस, कि हमें एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, क्यों करना है और किस तरह से करना है। आपने देखा होगा अक्सर कहीं कहीं जगहों पर साइन बोर्ड्स या फ्रेम्स लगा करके या पोस्टर्स लगा करके ऐसी जगहों पर लोगों को अवेयर किया जाता है, तो ऐसे एजुकेशन को प्रमोट करना भी इसमें शामिल है। बेसिकली हो क्या रहा है कि जो मैकेनिज्म ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का है कि किस बीच को या किस इन्वायरमेंटल साइट को ये दिया जाना चाहिए, तो उसमें ऐसा माना जाता है बेसिकली कि इसके ना 4 बेसिक स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं। कितने स्टैंडर्ड्स हैं? 4 स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं, बेसिक 4 स्टैंडर्ड्स हैं, जिनमें 33 पैरामीटर्स आते हैं। तो वो 33 पैरामीटर्स कहां से आते हैं? ये जो 4 स्टैंडर्ड्स हैं इनके बारे में हम समझते हैं। पहला स्टैंडर्ड एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन है, पर्यावरण से संबंधित शिक्षा और जानकारी या सूचना को बढ़ावा देना। तो ऐसी साइट्स जैसे बीचेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मरीन एरियाज, वहां पर अगर आपको एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली थॉट्स, आइडियोलॉजीज या वहां पर साइन बोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, राइट, वहां पर उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है, लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जा रहा है उन साइन बोर्ड्स के थ्रू कि वहां आपको कैसे उसे कंजर्व करना है और कैसे क्या उसका इंपॉर्टेंस है ये बताया जा रहा है, डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान की जा रही हैं, तो ये पैरामीटर इसमें आ जाता है। दूसरा है बाथिंग वाटर क्वालिटी, डेफिनेटली टाइम टू टाइम वाटर इंस्पेक्शन, वाटर का स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स है या नहीं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जरूरी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि पानी इतना गंदा हो चुका है जो एक ह्यूमन या एनिमल बॉडी के लिए ठीक नहीं हो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसा किया है, वहां का पर्यावरणीय प्रबंधन कैसा है, जहां फुट ब्रिजेस की जरूरत है क्या बनाए गए हैं, जहां पर पानी के अधिक गंदा होने की संभावना है क्या बीचेस के उन एरियाज को ह्यूमन एक्टिविटीज से दूर किया गया है या नहीं किया गया है, प्रॉपर टॉयलेट एरियाज बनाए गए हैं या नहीं कि आदमी खुले में शौच में चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई किसी टाइप का पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है या काइंड ऑफ गैदरिंग स्पॉट बनाया जा रहा है या काइंड ऑफ कोई रेस्टोरेंट टाइप का या कोई बोल सकते हो कैफेटेरिया टाइप का ओपन किया जा रहा है, खाने पीने की एक्टिविटीज कहीं पर भी हो सकती है, ऐसा कोई प्लेस बनाया जा रहा है, तो उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ है या नहीं, वहां पर आने वाला किसी भी टाइप का जो गार्बेज क्रिएशन होगा, जो वेस्ट क्रिएट होगा, उसे किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। फोर्थ एंड द लास्ट पैरामीटर इज कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी। डेफिनेटली वहां लाइफ गार्ड्स तैनात है या नहीं है ना, वहां पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है फर्स्ट एड के लिए। तो ये सारी चीजें ये 4 स्टैंडर्ड या 4 पैरामीटर्स पर तय किया जाता है। टोटल 33 पॉइंट्स देखे जाएंगे। अगर इसमें कोई बीच अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अच्छी पॉइंटर्स रेटिंग हासिल करता है, तो उसे वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट। तो इन दोनों बीचेस को मिला करके जो उड़ीसा में आए हैं इस बार, सोनापुर और पुरी, इनको मिला करके इंडिया में इस साल 13 बीचेस को मिला, यानी कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इन द ब्लू फ्लैग लिस्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनवायरमेंटल। अगेन एनवायरमेंटल टॉपिक है, पर्यावरणीय मुद्दा है। कैसे? ये आपको दिखाई देता है, दैट इज सालुमरदा थिमक्का, राइट। सालुमरदा थिमक्का कौन है? ये बेटा बेसिकली तो थिमक्का नाम से जानी जाती हैं,
लेकिन इनको सालू मर्दा का टाइटल खिताब दिया गया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें एक और टाइटल दिया गया है, दैट इज वृक्ष माता। सालू मर्दा या वृक्ष माता क्यों कहा जाता है इन्हें, और ये क्यों पढ़ा जा रहा है? तो टॉपिक का डिटेल, सॉरी, टॉपिक का मैं एक रिलेशन आपको बना देता हूं पहले, कि इस टॉपिक को हम पढ़ क्यों रहे हैं भैया। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को बिकॉज आज ना 14 नवंबर 2025 को शी पासेस अवे, ये इनका निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कई सारे पुरस्कारों, जो पर्यावरणीय पुरस्कार हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर शी वॉज वेरी वेल नोन कैरेक्टर फ्रॉम इंडिया। बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम किया है। ये लेडी जो हैं, इनके बारे में जिनको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। इन्हें ये खिताब दिया गया, शालू मर्दा के नाम से ये जानी गई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइन ऑफ ट्रीज, यानी कि वृक्षों की कतार। क्या होता है ये? वृक्षों की कतार। बेसिकली इन्होंने 385 या अप्रोक्स 400 बेनियान ट्री, बरगद के वृक्ष, कहां पर? कर्नाटक राज्य में 4.5 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे के किनारों पर लगाए। कितने? 400 वृक्ष। और सिर्फ 400 वृक्ष नहीं लगाए कर्नाटक के इस नेशनल हाईवे में, इन्होंने इन 400 यानी लगभग 385 या 400 बरगद के वृक्षों के साथ 8000, कुल 8000 वृक्ष अपने जीवन में लगाए हैं। 8000 ट्री शी प्लांटेड विद हर हस्बैंड। इसलिए इन्हें वृक्ष माता का टाइटल दिया गया। तो किसे वृक्ष माता का टाइटल दिया जाता है, दिया गया है भारत में? आप कहेंगे थिमक्का को। किसे दिया गया है? थिमक्का को। एंड रिसेंटली शी पासेस अवे, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करंट अफेयर्स फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये बहुत जरूरी याद रखना है, राइट? एक फैक्ट है लेकिन आपको इसे याद रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। इन्हें ये टाइटल क्यों दिया गया है? इन्हें ये टाइटल दिया गया है क्योंकि ये वृक्ष रोप रही थी, और ट्री प्लांटेशन के कारण लाइन ऑफ ट्रीज का टाइटल इन्हें दिया गया, यानी कि सालू मर्दा का टाइटल इन्हें दिया गया। और सिर्फ इन्होंने वृक्ष रोपे नहीं, ये रोप दी और भूल गई, ऐसा नहीं हुआ भैया। उन्होंने उनको बच्चों की तरह पाला, आपने उनको बड़ा किया, राइट? दोज ट्रीज आर लिविंग देयर लाइफ साइकिल्स परफेक्टली। चलिए तीसरा टॉपिक, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सब लोगों को सॉरी, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में सब लोगों को पता चल गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। और ऐसी घटनाएं कम होनी चाहिए यार, मतलब बेसिकली कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकलना ही चाहिए। लोगों को ये समझने की जरूरत है, बेसिकली जो देखा जाए रिलीजियस जो पार्टीशंस बने हुए हैं, वो समझने की जरूरत है यार कि रिलीजन ये नहीं है ना, पहली चीज। लेकिन यहां इस क्लास में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कम्स हियर, कि ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, बट हियर पार्ट दैट इज टू बी डिस्कस्ड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, जिसे इसमें आइडेंटिफाई किया गया, दैट वाज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी, क्योंकि एक साइंटिफिक अफेयर इसमें बनता है। और रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हालिया तौर पर अमोनियम नाइट्रेट के किसी भी तरीके के यूज को कंप्लीटली बैन किया है इंडिया में, इस इंसिडेंट को देखने के बाद, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा होने से रोकी जा सके। बैन करने से क्या ही होता है? बैन तो आपने ड्रग्स भी किया हुआ है, बहुत सारी नशीली चीजें बैन की हुई हैं, बैन तो इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन भी है, लेकिन चल तो सब कुछ रहा ही है ना। तो बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन। गवर्नमेंट हैज टू टेक सम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और द रियलिस्टिक स्टेप्स प्रैक्टिकली। दीज कैन, इससे कुछ नहीं होगा यार कि उन्होंने आपके 4 मारे, आपने उनके 8 मार दी ना, आपको कुछ और करना चाहिए। चलिए ठीक है, जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं फिलहाल। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया का और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, NH4NO3 के नाम से इसे जाना जाता है। बेसिकली क्या है इसमें, जो अमोनिया होता है और नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3, उसको कंबाइन किया जाता है, इसके कॉम्बिनेशन से ये बनता है। भैया इसका सबसे ज्यादा यूज माइनिंग में किया जाता है या कंस्ट्रक्शन वर्क्स में किया जाता है एक्सप्लोसिव के फॉर्म में, ताकि हम जो रॉ स्ट्रक्चर्स है उन्हें डैमेज करके उन पर फाइन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें, या माइनिंग्स में जो क्लोज्ड माइनिंग्स अपन होती हैं, या कि फिर नीचे जो माइनिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइप की खनन उद्योग, उनमें हम ब्लास्ट करने में इसका यूज करते हैं। ये व्हाइट क्रिस्टल होता है, जैसा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का दिखेगा आपको, और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये भी ध्यान रखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, है ना, क्रिस्टलीकृत ठोस है ये, सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको।
तो ये क्या बेसिकली इंपॉर्टेंस है इसमें कि देखो भाई, इसका यूज डेफिनेटली एक्सप्लोसिव बनाता है। कैसे बनाता है? ये जो एक्सप्लोसिव बनाता है एएनएफओ के फॉर्म में एक्सप्लोसिव तैयार करता है। एएनएफओ क्या होता है बेटा? एएनएफओ का मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। समझ रहे हो? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल पेट्रोलियम फ्यूल ऑयल के फॉर्म में यूज किया जाता है ना, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं। तो अगर इसको फ्यूल ऑयल के साथ जोड़ा जाए, इफ इट विल बी एडेड विद द फ्यूल ऑयल, सो इट विल बी एक्टिंग लाइक एन एक्सप्लोसिव। तो ये किस तरीके से काम करता है? एक्सप्लोसिव के तौर पर काम करने लगता है ये, राइट। अब बेसिकली है क्या कि अमोनियम नाइट्रेट का इस तरीके का यूज देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले चुकी थी। वो स्टेप 2012 में लिया गया था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के यूज, खासतौर से उसके एक्सप्लोसिव नेचर को देखते हुए उसके यूज को रेगुलेट किया गया था इंडिया में 2012 में। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2012 में एक नियम बनाया था भारत की संसद ने, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट के यूजेस को, उसके उपयोग को रेगुलेट किया गया था इंडिया में। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि अमोनियम नाइट्रेट के रूल्स को ही हमने 2012 में फॉर्म किया होगा। असल में इसके रूल्स जो फॉर्म किए गए थे, रेगुलेशंस जो बनाए गए थे, वो इंडिया में एक्सप्लोसिव एक्ट जो आया था वो 1884 में लाया गया था। उस समय पे इंडिया के वाइसरॉय, क्योंकि ब्रिटिश रूल था उस समय, इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे, उनके टाइम पर के एक्सप्लोसिव एक्ट पास किया गया था। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया के लिए 1884 में, और इसी एक्ट के रेगुलेशंस या इसी एक्ट के अंदर फ्रेम किया गया अमोनियम नाइट्रेट रूल्स को 2012 में इंडिया में। इसके साथ साथ 1951 में लाए गए इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का भी इसके साथ कंसर्न है। अब ये क्या है? 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट लाया गया कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी किसी भी सेक्टर से हो सकती हैं, केमिकल हो सकती हैं, नॉन केमिकल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, टेक्सटाइल्स हो सकती हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए कि कोई इंडस्ट्री किस तरीके से डेवलप की जा सकती है और किस किस तरीके से काम करेगी, क्या उसके नियम या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें तय की गई इस एक्ट के अंतर्गत। और अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, इसके प्रोडक्शन से लेकर, इसके पैकेजिंग से लेकर के, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के, इसके एक्सपोर्ट से लेकर के, इसके इंपोर्ट से लेकर के, हर चीज को रेगुलेट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट और उसके रेगुलेशंस को तय करने के लिए हम इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 का यूज करते हैं। क्लियर है? तो इसको भी इसमें शामिल किया जा रहा है, और इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार की थी। ये बहुत पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनने से पहले, या कह सकते हो भारत के आजाद होने से पहले बन गई थी, जिसे पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन 5 सितंबर को स्टैब्लिश की गई थी 1898 में, 1898 में। इसका काम ही क्या है? इसका काम ही है भारत में जितने भी पेट्रोलियम या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं, वो पेट्रोलियम या एक्सप्लोसिव मटेरियल्स आइदर यूज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल और एक्सप्लोसिव, ये जो एक्सप्लोसिव या पेट्रोलियम मटेरियल्स हैं, इनके पूरे के पूरे पैकेजिंग हो गई, इनका कन्वर्जन हो गया, इनका प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, इनका स्टोरेज इवन हो गया, इन सबको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाई गई, एक संगठन बनाया गया, जो इस अधिनियम का पालन करते हुए इनका रखरखाव सुनिश्चित करता है भारत में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इनका मिसयूज हो जाता है, तो फिर बड़ी सोचने वाली बात हमारे सामने आ जाती है, राइट। खैर, अभी हाल के तौर पर जो न्यूज है वो है कि भारत सरकार ने इसमें और अन्य सख्त नियम जोड़े हैं, जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनको जोड़ने की कार्यवाही चल रही है। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को पारित किया है और जल्दी हमारे सामने ये आएगा। चलिए, लास्ट टॉपिक, आज के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक में जो मानता हूं वो आपके सामने आता है। इसकी हेडिंग सॉरी बदल गई है, आप इसकी हेडिंग चेंज कर लीजिएगा प्लीज, एंड दैट इज रेजांगला। रेजांगला, राइट। तो व्हाट इज रेजांगला? रेजांगला क्या है? देखो, लद्दाख जो आता है जम्मू कश्मीर के नॉर्थ में, जो लद्दाख आता है भारत में चाइनीज बॉर्डर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ, वहां पर एक हिमालयन पास है, हिमालय का एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं। पासेस आर द, दैट मींस आप बोल सकते हो दीज आर द पाथ्स और द वेज बिटवीन द माउंटेन्स, पर्वतों के बीच से होकर जाने वाला एक रास्ता, ये यू शेप का होता है, राइट। तो ये जो दर्रा है, ये जो पास है, उसे नाम दिया गया रेजांगला। क्या नाम दिया गया? रेजांगला। तो रेजांगला क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला तो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने तय किया है कि रेजांगला में जो वॉर मेमोरियल बना हुआ है, उस वॉर मेमोरियल को हम टिकट पर, मतलब वॉर मेमोरियल के लिए स्पेशली एक टिकट जारी करेंगे, और इसको बेसिकली इसी को फाइनलाइज किया है दिल्ली में, इसको इनॉग्रेट किया है, ऐसे डिस्प्ले किया है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, राइट। अब ये है क्या? 1962 में जो इंडो चाइना वॉर हुआ, यानी भारत चीन युद्ध हुआ, उसमें भारतीय सेना के एक जाबाज ऑफिसर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, चीन के विरुद्ध खड़े रहे, चाइना के अगेंस्ट खड़े रहे, अपनी जमीन को अपने हाथ से जाने नहीं दिया।
उनकी इस वीरता की स्मृति में, उनकी इस ब्रेवरी की मेमोरी में रेजांगला में एक वॉर मेमोरियल तैयार किया गया। आप इस समय मेरे सामने स्क्रीन पर इसकी एक इमेज देख पा रहे होंगे। इसी वॉर मेमोरियल, ये जो वॉर मेमोरियल है, इसी वॉर मेमोरियल को टिकट पर रखा जाएगा। तो यही बात वो लोग बोल रहे हैं बेसिकली, क्या कि एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया है न्यू दिल्ली में। किसने रिलीज किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। ये किसकी मेमोरी में है? रेजांगला वॉर मेमोरियल, जो किसकी मेमोरी है? 1962 की इंडो शाइनो वॉर की, जिसमें भारतीय जवानों की कौन सी रेजिमेंट है? 13 कुमाऊं रेजिमेंट है। इसको लीड कौन कर रहा था? मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। कहां पर आता है? रेजांगला में। रेजांगला कहां का हिस्सा है? लद्दाख का हिस्सा है। ये जो अभी रेजांगला, लद्दाख जो अभी हमारी यूनियन टेरिटरी है ना। तो रेजांगला जो लद्दाख में आता है, इसमें 13 कुमाऊं बटालियन या रेजिमेंट है। मेजर शैतान सिंह का नाम आपको याद रखना है। ये वॉर मेमोरियल लद्दाख में ही आता है। क्लियर है? किसके साथ है? चीन देश के साथ जुड़ा हुआ है। उसी देश के साथ युद्ध का इतिहास है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इसके बारे में याद रख लीजिएगा। क्या जारी हुआ है? पोस्टेज स्टैंप जारी हुआ है, डाक टिकट जारी हुआ है। किस पर जारी हुआ है? रेजांगला वॉर मेमोरियल को प्रिंट करके जारी किया गया है, उसकी स्मृति में जारी किया गया है। राइट? तो दैट विल बी अ प्राइड मूवमेंट फॉर द Indian Army and the all Indian forces as well as each and every Indian citizen, right? तो इस टॉपिक को भी आप याद रखिएगा। आज के ये टॉपिक्स हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आज के लेक्चर को थोड़ा खास मानता हूं क्योंकि सारे टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगते हैं कि सारे ही पूछे जाने लायक हैं किसी न किसी एग्जाम में, आइदर इन द एफकेट और इन द सीडीएस और इन द सीडीए एनडीए और इन द सीएपीएफ, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखें और डिटेलाइजेशन करें, इसका और एक्सप्लोर करें। कुछ आपको नया फैक्ट मिलता है हमें भी बताइए, हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी। इसके साथ साथ हमें भैया फीडबैक जरूर दो यार कि क्लासेस से तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है या नहीं, कैसा लग रहा है, उसका फीडबैक जरूर दो वीडियो के साथ, है ना। और पढ़ते रहिए, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है, पूछना है, तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो में मैसेज के या कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।